हेलो फ्रेंड्स। मैं इस रिकॉर्डिंग में बोटनी लेक्चर 7 देखूंगा। जो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक ने 6 तक मैंने देख लिया था बोटनी में। जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज के इस लेक्चर में मैं कवर करूंगा माइटो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कवर करूंगा। ठीक है। तो जय मां सरस्वती, राधे राधे। इस टॉपिक को शुरू अब हम करते हैं बिना देरी किए हुए। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहला पॉइंट आता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये माइटोकॉन्ड्रिया एक लार्ज लार्ज ऑर्गेनेली है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक लार्ज ऑर्गेनेली है। लेकिन जब तक माइटोकॉन्ड्रिया को किसी स्टेन के साथ आप डाई नहीं करोगे, तो जब तक माइटोकॉन्ड्रिया आपको तो इसको कोई स्टेन के साथ आप डाई नहीं करोगे ना, तो तब तक माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोस्कोप में विजुअल नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे इसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया एक लार्ज ऑर्गेनेली है। और अगर आपको इसको माइक्रोस्कोप में देखना है, तो सबसे पहले इसको स्टेन करना पड़ेगा डाई के साथ। जब डाई होगा तबे जाकर माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा। तो आपका जो पहला पॉइंट जाएगा वो पहला पॉइंट क्या जाएगा, तो यही बात जाएगा कि नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप इफ नॉट स्टेन विथ डाई। ठीक है, पहला पॉइंट इसका यही जाएगा। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर किसकी सिंथेसिस होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के तो सिंथेसिस होता है, लेकिन किसके अंदर होता है, तो यूकेरियोट में कि प्रोकैरियोट में, तो यूकेरियोट में होता है। तो यूकेरियोट में क्यों होता है, इसलिए यूकेरियोट में ही होता है क्योंकि प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो एटीपी की सिंथेसिस किस में होती है, तो एटीपी की सिंथेसिस रेस्पिरेशन में होती है, रिस्पिरेशन में होती है। तो और रेस्पिरेशन की साइट क्या है, तो रेस्पिरेशन की साइट क्या है, कौन है, तो वे है रेस्पिरेशन की साइट है माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पर, तो यूकेरियोट में, यानी कि यूकेरियोट के अंदर। तो मैंने दो पॉइंट देख लिया, अब तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट इसका मैं देख रहा हूँ। इसलिए आप माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। अगला जो पॉइंट है ये वाला, तो इसको हम बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है, तो वह सेल या ऑर्गेनिज्म का फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है। तो मैंने क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो सेल या ऑर्गेनिज्म का फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है। तो मैं जैसे आपसे बोलूँ कि जो जर्मिनेटिंग सीड होता है, तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि जो जर्मिनेटिंग सीड है जिसमें से पौधा निकलेगा, तो वहाँ वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, यानी कि वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा है। तो इस लाइन को हम क्या लिखेंगे, इट्स नंबर डिपेंड्स अपॉन it its number depends upon physiology of organism। इसके फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसका एग्जांपल में कौन आएगा, जर्मिनेटिंग सीड, यानी कि नंबर ऑफ एम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, मोर मतलब अधिक। अगला पॉइंट देखेंगे हम। अब आगे इसकी बात करें, तो इसकी शेप के बारे में बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया के शेप के बारे में। तो सिलिंड्रिकल बोलूं, माइटोकॉन्ड्रिया के सिलिंड्रिकल बोलूं, या सॉसेज शेप बोलूं, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का शेप हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है, ये दोनों के दोनों वेरी करते हैं। ठीक है, तो हम इसी बात को लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, बट इट्स नंबर एंड शेप वेरी इन डिफरेंट सेल, यानी कि डिफरेंट सेल में नंबर और जो शेप होता है वो दोनों के दोनों इसमें वेरी कर रहे हैं माइक्रोस्कोप में। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अब हेडिंग डालेंगे किसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ये जो स्ट्रक्चर किसके बारे में पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम इसमें पहले माइटोकॉन्ड्रिया का मैं स्ट्रक्चर देखूंगा और उसका लेबलिंग करूंगा और उसके बारे में जानूंगा। ठीक है, क्या क्या माइटोकॉन्ड्रिया के इन बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ही हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो इस डायग्राम में देखो, जो बाहर का लेयर लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, तो बाहर वाले को बोलेंगे ओ एम, और अंदर वाले को हम क्या बोलेंगे, आई एम। ओ एम का मतलब क्या हुआ, आई एम का मतलब क्या हुआ, आइए हम देखते हैं। तो ओ एम का मतलब आपका हो जाएगा, ओ एम का मतलब क्या लिखा है, आउटर मेम्ब्रेन। आई एम का मतलब क्या हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया बाहर वाला,
और इनर मेम्ब्रेन हो गया अंदर वाला। आउटर मेम्ब्रेन हो गया बाहर वाला, और इनर मेम्ब्रेन हो गया अंदर वाला। ये देख लिए। अब इसके बाद तो आपको पहला सबसे पहले क्या पता चला? तो हमें पता चला है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल मेम्ब्रेन है। एक ए मेम्ब्रेन, एक ए मेम्ब्रेन, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो हम क्या लिखेंगे? डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन। यानी कि बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन वाला है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? तो एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक है इनर मेम्ब्रेन। और दूसरा लिखा गया है डीलिमिटिंग लेयर। डीलिमिटिंग लेयर का मतलब क्या हुआ? देखो, हम डीलिमिटिंग का मतलब ये होता है कि इसमें बताओ कि बाहरी लेयर कौन सा है। बाहर वाले लेयर को हम डीलिमिटिंग लेयर बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जो बाहर लेयर बना है, जो सेल का आउटर लेयर होता है, यानी कि जो भी सेल का बाउंड्री बना है, जो भी सेल का आउटर पार्ट्स होता है, उसी को हम डीलिमिटिंग लेयर बोलेंगे। तो इसमें आउटर लेयर कौन सा है? ओ एम है ना, ओ एम ने हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन। तो हम डीलिमिटिंग में कौन सा आ जाएगा? आउटर आउटर मेम्ब्रेन आ जाएगा। तो इसी को हम सही लगाएंगे कि इसी इसी को बोलेंगे। तो डीलिमिटिंग लेयर कौन सा हो जाएगा? आउटर आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा। इनर मेम्ब्रेन तो होगा नहीं, तो इसलिए इनर मेम्ब्रेन ये नहीं होगा, तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। ये तो मैंने देख लिया। और दूसरा बात ये है कि आउटर जो लेयर है, इस पर कुछ इस पर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। जैसे में यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है आउटर लेयर पर। तो इसी आउटर लेयर पर जो प्रोटीन प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पोरिंग्स बोलेंगे। ये ओ होना चाहिए, PORINS। इसको हम क्या बोलेंगे? पोरिंग्स बोलेंगे, पोरिंग्स। तो इसके बारे में हम क्या बोलेंगे कि आउटर मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोरिंग्स। तो पोरिंग्स वो प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। तो हमें बताइए, आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट है और इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो हमें बताइए कि कौन से मेम्ब्रेन में कौन से मेम्ब्रेन में अधिक परमिएबल होंगे। यानी कहने का मतलब है कि पहले तो आउटर मेम्ब्रेन में पोरिंग्स प्रोटीन प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन में पोरिंग्स प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब बोलेंगे कि इसमें तो हमें लिख कर बताइए कि कौन सा ऐसा मेम्ब्रेन है जो अधिक परमिएबल है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि इस पर क्या है? पोरिंग्स प्रोटीन पाया जा रहा है। और यहाँ पे पोरिंग्स प्रोटीन किस में है, किस में नहीं है? तो पोरिंग्स प्रोटीन मैंने देखा है कि आउटर मेम्ब्रेन में पोरिंग्स प्रोटीन है, और इनर मेम्ब्रेन में पोरिंग प्रोटीन नहीं है। और जब परमिएबल अधिक होगा, किसके कारण होगा? जो अभी पोरिंग प्रोटीन्स आउटर मेम्ब्रेन में है और इनर मेम्ब्रेन में नहीं है। तो ये जो होगा, परमिएबल अधिक हो जाएगा आउटर मेम्ब्रेन, और ये कम हो जाएगा परमिएबल, यानी कि लेस, ये मोर परमिएबल हो जाएगा। आई लेस डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि लेस हो जाएगा, ठीक है। आई कंटिन्यूअस है, आई डिसकंटिन्यूअस है। यानी कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ये तो परमिएबल अधिक है, ये परमिएबल कम है। ये तो तीसरा पॉइंट हो गया। इसमें आउटर मेम्ब्रेन में पोरेंस प्रोटीन होता है, और इनर मेम्ब्रेन में पोरिंग प्रोटीन नहीं होता है। ये डीलिमिटिंग लेयर है। क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में होता है, आउटर मेम्ब्रेन को डीलिमिटेड मेम्ब्रेन कहते हैं, आई डीलिमिटेड मेम्ब्रेन नहीं है। ये तीन को मैंने डिफरेंस देख लिया, ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या हुआ? तो देखो, या इस फिगर में देखो कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, यानी कि जो वो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस जो लिखा गया है, इसी कारण लिखा गया है कि देखो, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कहीं पर इनवेजिनेट है, वो कंटिन्यूअस जा रहा है, कंटिन्यू की तरह जा रहा है, कोई भी कहीं पर मुड़ा नहीं है, एकदम से सीधा है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन को देखो, अंदर की तरह इनवेजिनेट हो गया है, अंदर की तरफ चला गया, अंदर की तरफ घुस गया, ठीक है। तो इनवेजिनेट हो गया, इसको इनवेजिनेट बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको कंटिन्यूअस और उसको डिसकंटिन्यूअस लिखा गया है। इसलिए आउटर मेम्ब्रेन को क्या लिखा गया है? आउटर मेम्ब्रेन कैसा है? कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस लिखा गया है। और इनर मेम्ब्रेन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि लगातार तो है नहीं, ये अंदर की तरह इनवेजिनेट है, इसलिए इसको हम डिसकंटिन्यूअस लिखा गया है। और आउटर मेम्ब्रेन को कंटिन्यूअस लिखा गया है। इसी बात को ना लिखा गया है कि ये कंटिन्यूअस होता है आउटर मेम्ब्रेन, और ये डिसकंटिन्यूअस होता है। ये अधिक परमिएबल होता है, ये कम परमिएबल होता है, ठीक है। और इसमें हमें बताओ कि डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब तो लगातार हो गया, कहीं पर भी मुड़ा नहीं है।
इनवेजिनेट नहीं है। तो डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि जो इनर मेम्ब्रेन था वो क्या था, इनवेजिनेट था अंदर की तरफ, तो उसी को लिखेंगे इनर मेम्ब्रेन इनवेजिनेट टू फॉर्म। और देखो ये क्रिस्टेट कहाँ से आया, क्रिस्टेट का मतलब हुआ कि देखो यहाँ पे क्रिस्टेट का मतलब ये अंदर हुआ इन्वेजिनेट हुआ है, इसी को हम बोलेंगे क्रिस्टेट, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुआ है, इसी अंदर को हम जब हुआ इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टे बोलेंगे, क्रिस्टे। तो इसको तो मैंने क्या बोल दिया, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट है तो क्रिस्टे बोल दिए। तो आप हमें बताइए, जो इनर मेम्ब्रेन है तो इन्वेजिनेट हुआ है, तो बताइए कि इन्वेजिनेट मतलब क्रिस्टे, तो बताइए हमें क्रिस्टे की वजह से, क्या क्रिस्टे की वजह से इसकी जो सरफेस एरिया होगा वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, तो इंक्रीज होगा, कोई बोलेगा इंक्रीज होगा, देखो यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो इसके सरफेस एरिया में क्या प्रभाव पड़ा, इंक्रीज हुआ, किसकी वजह से, क्रिस्टे की वजह से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ। तो हमें बताइए कौन सी मेम्ब्रेन क्रिस्टे फॉर्म करते, क्रिस्टे, तो क्रिस्टे मैंने किस में देखा, इन्वेजिनेट किस में हुआ, इनर मेम्ब्रेन में, तो कौन नहीं करेगा, तो आउटर जो मेम्ब्रेन है वो क्रिस्टे फॉर्म नहीं करेगा, जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्रिस्टे फॉर्म करेगा, ठीक है। और आगे चलते हैं यहाँ पे, देखो, तो और एक यहाँ पे और बात देखो कि इनर मेम्ब्रेन, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जगह है ना, अंदर भी जगह है, और इनर मेम्ब्रेन के बाहर भी यहाँ पे जगह है, इस साइड साइड से जगह है। तो ये हो गया। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर, ये मतलब ये दोनों के बीच में जो जगह है, इन दोनों के बीच में जगह बचा है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसी जगह को हम बोल देंगे पेरीमिटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल देंगे, ठीक है। तो कौन जगह को किस जगह को हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलेंगे, तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच वाले जगह को, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच वाले जगह को हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलेंगे। और जो इनर मेम्ब्रेन के और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो ये जगह दिख रही है, जो ये जगह दिख रहा है उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाले जगह को हम बोलेंगे मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच वाले जगह को हम बोलेंगे पेरीमेट्रिक मिटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलेंगे। यहाँ तक देख लिए। और इसमें हमें बताना है अब इस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में बताना है कि कंपार्टमेंट के बारे में, कि किसको हम इनर कंपार्टमेंट बोलेंगे और किसको हम आउटर कंपार्टमेंट बोलेंगे। तो देखो, तुमको भी पता है कि जो इनर मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर वाले स्पेस जो है उसको हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन के बाहर वाला जो स्पेस है उसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख भी जा रहा है कि अंदर वाला को मैट्रिक्स, तो इनर वाला कौन हुआ, मैट्रिक्स हुआ हुआ ना। तो इसलिए मैट्रिक्स को हम इनर कंपार्टमेंट बोलेंगे, और मैट्रिक्स से जो बाहर जो इनर मेम्ब्रेन जो तो अब आप हमें बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने कंपार्टमेंट मिले। तो सीधे देखो यहाँ पे कितने कंपार्टमेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने कंपार्टमेंट मिले, तो दो। कौन कौन से मिले, एक मैट्रिक्स, एक इनर कंपार्टमेंट, एक आउटर कंपार्टमेंट। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो, एक नंबर है, एक नंबर है, दो, ठीक हो गया। तो हमें दो कंपार्टमेंट मिले, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें दो कंपार्टमेंट मिले, ठीक है, इनर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट का नाम क्या है, एगो कंपार्टमेंट का नाम है मैट्रिक्स मैट्रिक्स और दूसरा कंपार्टमेंट का नाम है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और आगे हमें एक बात बता दें कि किस मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में आप कंपार्टमेंट की बात करते हैं। हाँ, कम, किस मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में आप कंपार्टमेंट की बात करते हैं, हमें लिख कर बताइए किस मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में आप कंपार्टमेंट की बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, कौन सी मेम्ब्रेन है जो कंपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो कंपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो हम उसी लाइन को लिखेंगे, कंपार्टमेंट फॉर्म ड्यू टू आई एम मतलब इनर मेम्ब्रेन। तो आपके यहाँ पर देख लिए, और तो आपके दो कंपार्टमेंट हो गए, और ये दोनों कंपार्टमेंट आप किससे फील्ड है, तो ये दोनों के दोनों कंपार्टमेंट किससे फील्ड है, तो फील्ड है किसी एक्वस से फील्ड है, एक्वस फील्ड, ठीक है। तो फील्ड विथ एक्वस फील्ड, फील्ड का मतलब हो गया जैसे में जल। तो इंग्लिश क्या लिखा है, फील्ड विथ एक्वस फ्लूइड,
फ्लूइड में आ जाएगा H2O। तो यहाँ तक ले मैंने देखा, और आगे मैं हेडिंग डालूंगा किसके बारे में, तो मैट्रिक्स के बारे में। तो आगे मैं हेडिंग अब इसके बारे में पढ़ता हूँ, मैट्रिक्स के बारे में। तो मैं आपसे मैट्रिक्स के बारे में पूछूं कि मैट्रिक्स क्या है, तो आप बोलिए क्या, कि होमोजीनियस सबस्टांस है। तो मैंने होमोजीनियस सबस्टांस को बोला मैट्रिक्स, और इसी को बोला मैंने क्या, इसी को बोला इनर पार्ट या इनर कंपार्टमेंट, तो इनर पार्ट हो जाएगा। और आगे जो है, तो देखो जिसके अंदर क्या है, अ, जिसके अंदर क्या है कि सिंगल डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। यानी कि एक डबल स्टैंड वाला सर्कुलर डीएनए है। तो आपका ये डीएनए जब है, तो आपका एमआरएनए भी फॉर्म फॉर्म करेगा। तो अगर एमआरएनए बनेगा, तो एमआरएनए से आपका प्रोटीन भी बनेगा। तो देखो, इस प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम चाहिए। तो आते हैं हम फिगर में। तो देखो, इस फिगर में देखो, यहाँ पे राइबोसोम। तो ये कौन सा राइबोसोम है, 70S वाला राइबोसोम है। इसके अंदर क्या मिला, 70S वाला राइबोसोम। ये तो हमें क्या हो, और ये तो जो है, ये तो हो गया आपका डीएनए। ये तो इसका डीएनए हो गया। ये जो है 70S वाला राइबोसोम। तो हमें बताइए इसके मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा। तो इसके मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो इसके मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा। तो इसके मैट्रिक्स के अंदर अंदर डीएनए मिलेगा, एमआरएनए मिलेगा, और राइबोसोम मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 70S है, तो ये क्या है, तो 70S राइबोसोम है। तो सिर्फ इसमें एमआरएनए नहीं मिलेगा, प्रोटीन बनाने के लिए आर एन ए मिलेगा, और टीआरएनए मिलेगा। तो ये सब के सब आपके किस में मिलेगा, मैट्रिक्स में मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, अपने माइटोकॉन्ड्रिया अपने डीएनए से प्रोटीन बना सकता है विथ द हेल्प ऑफ राइबोसोम, विथ द हेल्प ऑफ राइबोसोम। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसलिए हम इसको सेमी सेमी आउटोनोमस ऑर्गेनेली बोलेंगे, ठीक है इसको। तो इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे क्या, सेमी आउटर नोमस ऑर्गेनेली। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो अपने डीएनए से प्रोटीन बना सकता है विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए एमआरएनए एंड 70S राइबोसोम, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम बोलेंगे उसको सेमी आउटोनोमस ऑर्गेनेली बोलेंगे। तो बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आरएनए है, कुछ आरएनए है, और राइबोसोम है। तो कुछ आरएनए है, तो इसको हम बोलेंगे फ्यू आरएनए। कुछ आरएनए है ना, तो इसको हम बोलेंगे फ्यू आरएनए। और क्या है, राइबोसोम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आरएनए है कुछ, डीएनए है कुछ, आरएनए है, और प्रोटीन है, ठीक है। और 70S राइबोसोम है। तो आपको मैं मैट्रिक्स मैट्रिक्स वाला पार्ट बता दिए, ठीक है। अब आगे देखेंगे। नोट में एक बात लिखा गया है कि जो ये आउटर मेम्ब्रेन है और जो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये दोनों का एंजाइम्स अलग होंगे, ठीक है। तो इसी बात को नोट में लिखेंगे। लिखेंगे क्या, OM एंड IM, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, हैव डिफरेंट एंजाइम्स। इसका अलग अलग, दोनों का अलग अलग एंजाइम्स है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का। और आगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखा गया है कि अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो बाइनरी फिजन करेगा, और दो माइटोकॉन्ड्रिया बना देगा, ठीक है। वो डिवाइड कर लेगा, ठीक। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया है, एक से दो माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूजन करके बना रहा है, तो ये सेल्फ, तो नोट में इसी के बारे में लिखा गया है। तो जब एक से दो बना रहा है ना, तो इसी को हम लिखेंगे सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेली, ठीक है। सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेली, जब एक से दो बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको ठीक है, क्या कर रहा है, अपने आप को डिवाइड कर रहा है, एक से दो कर रहा है, यानी कि डिवाइड बाई फ्यूजन कर रहा है, फ्यूजन, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे सेल्फ। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे क्या, सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेली बोलेंगे, ठीक है। अब हम आगे, फिर अब यहाँ तक ले मैंने देख लिया, नोट तक ले। अब आगे हम इसके बारे में देखेंगे। तो ये देखो, ये फिर तो वही बात है, फिर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाया था। तो यही माइटोकॉन्ड्रिया ये भी है कि आउटर मेम्ब्रेन हो गया, बाहर वाला, और अंदर वाला इनवेजिनेटेड जो क्या है, इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो इसी के बारे में हम समझ रहे हैं। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो है, तो इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है, तो इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर लट्टू लट्टू जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, लट्टू जैसा स्ट्रक्चर होता है, देखो रेड में है, लट्टू की तरह स्ट्रक्चर ऐसे करके इनर मेम्ब्रेन के इनर मेम्ब्रेन पर होता है। तो जो अंदर में
इनर मेम्ब्रेन पर जो लोटू लोटू जैसा स्ट्रक्चर है उसको मैं बाहर बना लेता हूँ। ऐसे करके सेम टू सेम लोटू की तरह बाहर बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने बाहर बना लिया। तो जो आपको ये लट्टू लट्टू जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एफ F1 एफ नॉट पार्टिकल्स बोलेंगे, या ऑक्सीजोम बोलेंगे, या एटीपी सिंथेसिस एंजाइम बोलेंगे। एटीपी सिंथेसिस एंजाइम बोलेंगे, इसको बोलेंगे। ठीक है, तो आपको जो ये दिख रहा है नीचे की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे क्या? इसी को हम बोलेंगे बेस। और इस बेस को हम क्या लिखेंगे? इस बेस को हम इसी बेस को हम बोलेंगे एफ नॉट सब यूनिट। इस बेस को हम क्या बोलेंगे? एफ नॉट सब यूनिट। तो इसमें बेस यहाँ पे है, तो देखो इसमें बेस यहाँ पर है, तो बेस हो गया, ई बेस हो गया, ई बेस हो गया, फिर यहाँ पर बेस हो गया, यहाँ पे बेस, तो ये बेस हो गया। तो इस बेस को हम एफ नॉट सब यूनिट बोलेंगे, सब यूनिट। और देखो, और इसमें देखो कि जो ये डंडा है इसको मैंने बोला स्टॉल्क स्टॉल्क। ठीक है, इसको बोला स्टॉल्क। और ये जो हेड वाला है, ये जो हेड वाला रीजन है, इसको मैं क्या बोलूंगा? हेड। ऊपर वाला को हम क्या बोलूंगा? हेड बोलूंगा। तो इसको मैंने क्या बोल दिया? स्टॉल्क बोल दिया। और ये पूरा जो है सर की तरह, इसको मैंने हेड बोल दिया। और इस हेड को हम क्या बोल लिख दिए? एफ F1 सब यूनिट। तो मैंने हेड को ही एसी को मैंने क्या बोल दिया? एफ नॉट सब यूनिट। और बेस को मैंने क्या बोल दिया? F1 सब यूनिट बोल दिया हेड को। और बेस को मैंने क्या बोल दिया? एफ नॉट सब यूनिट। तो आपको ये जो स्ट्रक्चर होता है कौन सा? F1 और एफ नॉट, F1 यहाँ से और एफ नॉट यहाँ से। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए? रिस्पॉन्सिबल है तो एटीपी सिंथेसिस क्या करने के लिए? रिस्पॉन्सिबल है एटीपी सिंथेसिस करने के लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है एफ वन और एफ नॉट, इसको हम क्या बोलेंगे? एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, और एटीपी सिंथेसिस और एटीपी सिंथेसिस के स्टेप को बोलते हैं, पता है क्या? और एटीपी सिंथेसिस का इस एटीपी सिंथेसिस को स्टेप को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किसको बोलते हैं? तो एटीपी सिंथेसिस के स्टेप को हमें बोलते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम एफ वन और एफ नॉट को स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? तो ये है, इसको बोलते हैं एटीपी सिंथेसिस। और ये जो स्टेप है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, किसका स्टेप है? तो ए पार्ट इट इज ए पार्ट ऑफ ईटीसी। ईटीसी का स्टेप है। ईटीसी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ईटीसी का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इससे इलेक्ट्रॉन टी से हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, टी से हो जाएगा चैन। ठीक है, तो हमें बताइए कि ईटीसी की साइट कौन सी होगी? तो ईटीसी की साइट हो जाएगी इनर मेम्ब्रेन। इसमें देखकर बताओ ईटीसी की साइट कौन सी हो जाएगी? तो इनर मेम्ब्रेन इसकी साइट हो जाएगी। और देखो, ये तो देख लिए। और जो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में क्या होती है? क्रेब्स साइकिल होती है। और इसमें भी एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो मैट्रिक्स में भी एटीपी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, और मैट्रिक्स क्रेब्स साइकिल होती है, मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होती है। और इसमें भी एटीपी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का लास्ट पॉइंट था। ये माइटोकॉन्ड्रिया अब खत्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का लास्ट पॉइंट था। ठीक है, तो मैं अभी इसको देख लिया, पूरा का पूरा देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे किसके बारे में पढ़ना है? अब आगे पढ़ना है राइबोसोम के बारे में पढ़ना है। अब इसको देखते हैं राइबोसोम होता क्या है। तो पहले हम राइबोसोम के बारे में फर्स्ट टाइम जानेंगे कि राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन लेस होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन लेस होता है राइबोसोम। और राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और राइबोसोम जो है सबसे छोटा ऑर्गेनेली है, सबसे छोटा ऑर्गेनेली है। और राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया था? तो राइबोसोम को जॉर्ज पलाडे साहब ने डिस्कवर किया था 1953 ईस्वी में। तो जॉर्ज पलाडे ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हम पलाडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं, जो 1953 ईस्वी में इसको डिस्कवर किए थे। 1953 में किए थे। और ये एक एक राइबोसोम जो है एक डेंस स्टेन स्ट्रक्चर है। डेंस स्टेन स्ट्रक्चर है, यानी कि डेंस स्टेन स्ट्रक्चर करने का मतलब छोटा सा है, मोती की तरह, मोती की तरह है। ठीक है, छोटा सा है। तो जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जिसको मैं बोल रहा हूँ ग्रेन्युलर, ग्रेन्युलर। तो मैं जब राइबोसोम की बात करता हूँ, राइबोसोम के, तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट, और यहाँ लिख दिया यूकैरियोट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। और यहाँ पे लिख दिया यूकैरियोटिक राइबोसोम।
तो मैं बात करूँ प्रोकैरियोट में, तो प्रोकैरियोटिक में हमें 70s मिलता है। और बात करूँ यूकैरियोट में, तो यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में हमें 80s मिलता है। तो अब मैं 70s और 80s के यूनिट के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो 70s में यहाँ है 30s और यहाँ है 50s, ठीक है। और यहाँ पे है 40s और यहाँ पे है 60s। तो जो 30 है वो स्मॉलर है, जो 50 है वो लार्जर है, जो 40 है वो स्मॉलर है, जो 60 है वो लार्जर है। तो 30 वाला स्मॉलर सब यूनिट और 50 वाला लार्जर सब यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ये भी स्मॉलर, ये भी लार्जर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये जो है दो सब यूनिट का बना है, एक स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट। ये तो एस के मतलब क्या होता है, देखो इस एस का मतलब क्या होता है, 70s 30s, इस एस का मतलब क्या होता है। तो इस एस का मतलब होता है सीडवर्क यूनिट होता है, सीडवर्क यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। सीडवर्क यूनिट कहो या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहो। और मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये है कि देखो, और इस राइबोसोम में बताओ कि इसमें कौन से राइबोसोम मिलेगा, आरएनए में कितना कितना राइबोसोम मिलेगा। तो आप हमें बताइए इसके अंदर कि कौन कौन से आरएनए मिलेंगे, कौन कौन से आरएनए मिलेंगे। तो इसमें मिलेगा 60s आरआरएनए, इसमें मिलेगा 5s और 23s आरआरएनए मिलेगा, ठीक है। और इसमें मिलेगा 80s आरआरएनए मिलेगा। और इसमें मिलेगा 5s, 5.8s और 28s, इसमें आरआरएनए मिलेगा, ठीक है। इसमें ये सभी आरआरएनए मिलेगा, ये हमें याद करना पड़ेगा, किसी भी हालत में याद करना पड़ेगा। अब हम आगे बात करें प्रोटीन के, कि प्रोटीन के टोटल नंबर कितने हैं। तो प्रोटीन के बारे में देखते हैं। इसमें 21 प्रोटीन है, इसमें 34 प्रोटीन है, इसमें 33 प्रोटीन है, और इसमें 43 प्रोटीन है, इसमें 47 प्रोटीन है। तो आपके टोटल यूकैरियोट में प्रोटीन आपके कितने मिलेंगे, टोटल यूकैरियोट में प्रोटीन लगभग में 80 प्रोटीन मिलेंगे, ठीक है। तो इस स्मॉलर में 21 से प्रोटीन, इसमें हो जाएगा 34 प्रोटीन, इसमें हो जाएगा 33 प्रोटीन, और इसमें हो जाएगा 47, यानी कि 47 प्रोटीन, यानी कि लगभग में यूकैरियोट में आपका 80 प्रोटीन मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये राइबोसोम है इसमें दो चीजें हैं, दो चीजें कौन कौन। तो एक तो हो गए आपके आरआरएनए प्लस प्रोटीन, तो यही लिख देंगे आरआरएनए प्लस प्रोटीन, दो चीजें हैं। तो इसलिए इसको लोग क्या बोल देते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोल देते हैं। तो इसलिए लोग राइबोसोम को क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोल देते हैं। तो हम यहाँ तक ले देख लिए, अब राइबोसोम देख लिए। अब मैं पढ़ूंगा किसके बारे में, वैक्यूल के बारे में पढ़ूंगा, किसके बारे में, वैक्यूल के बारे में। ताइए हम देखते हैं बिना देर किए। तो वैक्यूल के पढ़ने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं एक सेल बनाऊंगा, जो रेड वाला है वो सेल एक गोला की तरह एक सेल है, ठीक है। और इस सेल के अंदर हम क्या बनाएंगे, वैक्यूल को बनाएंगे, इस वैक्यूल को हम इस सेल के अंदर बनाएंगे। तो ये वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट है, तो ये जो वैक्यूल है उस सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। क्या इस सेल के अंदर है ना, तो सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। तो इसी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है। तो देखो, वैक्यूल वैक्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका खुद का मेम्ब्रेन है ना। ये मेम्ब्रेन में बाउंड है, ये क्या है, खुद का मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, ठीक। इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर है में ना वैक्यूल है, इन साइटोप्लाज्म। ये भी क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि वैक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। और इसकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि इसकी एक मेम्ब्रेन होती है। और इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, और इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, क्या, टोनोप्लास्ट। और एक कैसी होती है, और एक कैसी होती है, तो ये टोनोप्लास्ट जो होती है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, कैसी, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। यानी कि अब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या हुआ, तो देखो, ये तो वाटर को अलाउ तो करबे करेगी, वाटर का तो जाना देवे करेगी। और इसके अलावा कुछ आयंस को भी, कुछ सॉलिड सॉलिड आयन को भी अंदर जाने देगा, ठीक है, कुछ सॉलिड आयंस को भी, ठीक है। तो इसमें साइटोप्लाज्म इंटर, तो इसमें सॉलिड सॉल्यूट इंटर करेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी कि साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर, साइटोप्लाज्म से होकर वैक्यूल के अंदर इंटर करेंगे कुछ सॉलिड और वाटर। तो ये लाइन क्या लिखा है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म
इन साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई 90% वॉल्यूम जो होता है इसका 90% जो ऑक्यूपाई घेरता है 90% वॉल्यूम इन इन प्लांट सेल में इसमें प्लांट सेल। ठीक है। तो प्लांट तो देखो प्लांट सेल के अंदर एक ऐसा स्पेस है जो मेम्ब्रेन से कवर है, जो मेम्ब्रेन से कवर है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम वैक्यूल, जो वाटर को अलाउ करेगी और कुछ सॉलिड को अलाउ करेगी। ठीक है। और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसिस में होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में। ठीक। और इसी को हम बोलेंगे, इस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे क्रोनोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है। तो इसी पूरा को, इस सभी बातें को हम क्या बोलेंगे, वैक्यूल बोलेंगे। ठीक है। और एक और बात जान लो कि वैक्यूल के अंदर जो भी चीजें होती है, वैक्यूल के अंदर जो भी चीजें होती है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं सैप। सैप वैक्यूल बनते हैं इसलिए इसका वैक्यूल का नाम पड़ गया सैप वैक्यूल। ठीक है। तो इसलिए जो प्लांट का वैक्यूल होता है उसको हम, प्लांट का वैक्यूल को हम सैप वैक्यूल भी कहते हैं। तो एक लाइन यहाँ पे छूट गया था जिसके कारण मैं इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। तो मैं बताऊं, बोलूं कि इसके अंदर मेनली क्या है, इसके अंदर क्या है मेनली, वाटर है, वाटर है और शेप है। शेप को अलग अलग करके लिखा गया है। ठीक है। इस शेप को अलग अलग करके लिखा गया है। शेप में मान लो इनऑर्गेनिक आयन है, तो एनसीईआरटी ने ये दोनों को अलग अलग करके लिखा है। तो वाटर तो हो गया, और शेप में इनऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट है, और आपका वेस्ट मटेरियल भी है और एक्सक्रीटरी मटेरियल भी है, जो कि क्या है, नॉट यूज फॉर सेल, यूज यूज नहीं है सेल के लिए, जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है। तो यूजफुल यहाँ फुल होना चाहिए, यूजफुल एफ यू एल यहाँ पे होना चाहिए, एफ यू और एल, जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है। यहाँ तक देख लिया। और आगे देखो, आगे यही देखना है कि इसमें ये जो है आयंस है। ठीक है। ये जो है आपके कुछ आयंस यहाँ पे भी है, और ये जो है कुछ आयंस यहाँ पे है। तो हम ये बताइए कि कि ये जो वैक्यूल है इसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है आयंस के कारण, कि इसके इसके जगह पर, तो साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन है। देखो, जो वैक्यूल है इसके अंदर जो आयंस है तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि हाई है। और ये जो साइटोप्लाज्म में जो आयंस है इसका कंसंट्रेशन लो है। तो इसी को हम लिख देंगे कि साइटोप्लाज्म के जो आयंस है इसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है। और वैक्यूल का जो आयंस है उसका उसका हाई कंसंट्रेशन है। ठीक है। तो ये जो साइटोप्लाज्म से वैक्यूल की तरफ जाएगा। तो देखो, एक साइटोप्लाज्म से वैक्यूल जब मूव किया है, ठीक है, तो किसके अगेंस्ट किया है, तो ये अगेंस्ट किया, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। ठीक है। तो पहली चीज क्या हुआ है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किया है पहली चीज। दूसरी, ये अपहिल है, अपहिल गया है, ये कैसे गया है, अपहिल गया है। तो दूसरी तो अपहिल गया है, और तीसरी जो है एटीपी की क्या है, नीड है। और जब एटीपी की नीड है तो आप इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ तक समझ लिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे किसके बारे में, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रेक्टाइल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में। और फूड वैक्यूल भी है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल, ये दोनों के बारे में हम एक ही बार देखेंगे, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है और फूड वैक्यूल क्या होता है। इसके बाद ये टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और लेक्चर भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में और फूड वैक्यूल के बारे में। ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में आप पहले पैरामीशियम को आप देखिएगा, तो पैरामीशियम के बॉडी पर थाउजेंड्स ऑफ सिलिया आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सिलिया, जो है सिलिया है, वो जो रेड कलर में ऐसे दिख रहा है, थाउजेंड्स ऑफ, उसको पैरामीशियम के बॉडी पर आपको सिलिया दिखाई देंगे। और पारामीशियम जो होता है एक्वेटिक है, तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है। ये सब क्या है, डॉट डॉट करके, ये वाटर है, क्योंकि देखो H2O मतलब वाटर। तो इसीलिए ये हो गया, और इसके सराउंडिंग में एक्वेटिक है तो क्या हो जाएगा, H2O हो गया, इसके चारों तरफ H2O यानी कि जल हो गया, वाटर हो गया। और देखो, और इस जगह पर इसका क्या होता है, माउथ होता है, माउथ, इस जगह पर इसका क्या होता है, माउथ होता है। और यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है कॉन्ट्रेक्टाइल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और एक और बात देखो, कि पैरामीशियम के अंदर होता क्या है, कि पैरामीशियम में एक और प्रॉब्लम है, कि खाने के अंदर लेते हुए जो एक्सेस पानी है पैरामीशियम के अंदर चला गया, इसमें वो खाना
खाने खा रहा है और उस खाते समय और उसके ज़्यादा भी पानी आ गया, जब सिलिया बीट करते हैं, जब सिलिया पानी में बीट करते हैं तो करंट जनरेट होती है पानी में, जिसके कारण उसके माउथ से जो फूट जाते हैं ना, उसके माउथ से जो फूट जाते हैं, इसके साथ-साथ एक्सेस पानी भी उसके अंदर चले जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि खाने के अंदर लेते हुए जो एक्सेस पानी पैरामीशियम के अंदर चला गया, उस पानी को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्जॉर्ब करेगा और पंप करेगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्जॉर्ब करेगा और पंप करेगा। यानी एक्सेस जो वाटर ज़्यादा चला गया, जो एक्सेस वाटर यानी कि उसके उससे भी ज़्यादा पानी चला गया जिसका उतना ज़रूरत नहीं था, उससे भी ज़्यादा अगर पानी उसका चला गया, तो यानी कि वो एक्सेस वाटर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इस वाटर को बाहर पंप करेगा। और एब्ज़ॉर्ब करेगा, पंप करेगा। यानी कि एक्सेस वाटर को एब्ज़ॉर्ब करेगा और पंप करेगा और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इस वाटर को बाहर पंप करेगा। तो इसी लाइन को लिखेंगे हम कि एक्सेस वाटर को एब्ज़ॉर्ब करेगा एंड पंप आउटसाइड द बॉडी, एंड पंप करके बॉडी से बाहर निकालेगा, ठीक है? उस पानी को। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। और यही जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, वो वेस्ट मटेरियल को भी बाहर करेगा, यानी कि रिलीज वेस्ट मटेरियल, यानी कि उस पंप के सहारे बाहर कर देगा वेस्ट मटेरियल को, जिसको आप क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे। CRE होगा एक्सक्रीशन, जिसको आप क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे। और ये एग्जाम्पल लिख दीजिए। जैसे मैं किताब में केवल अमीबा लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप 2 एग्जाम्पल लिख दीजिए, अमीबा भी लिखिए और पैरामीशियम भी इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए। तो मैं इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में मैंने इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में मैंने देख लिया। अब मैं देखूँगा फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल में मैं देखता हूँ, तो फूड वैक्यूल में ये आपकी एक सेल है। इस सेल में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस सेल को बोले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि इस सेल में ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक बात जान लो इसमें कि सारे के सारे वैक्यूल गोल्जी बॉडी से नहीं बनते हैं। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है जो रेड वाला, ये जो है आपका फूड जो सेल मेम्ब्रेन के पास ही में है। तो आगे क्या हुआ कि प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, वो अंदर की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनवेजिनेट हुआ। पहले देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे थे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गया? अंदर की तरफ इनवेजिनेट हो गया, ठीक है? और इसके बाद क्या हो गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो फिर तो वो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर वापस से रिफॉर्म्ड हो गई, फिर रिफंड वापस से हो गई, रिफंड। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इन्वेजिनेशन हुआ, तो इसी को लिखेंगे इन्वेजिनेशन हुआ। किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन हुआ। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि इस सेल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर का है, ये जो स्ट्रक्चर था, ये मेम्ब्रेन से क्या हो गया? सेपरेट हो गया, मेम्ब्रेन से सेपरेट हो गया, मेम्ब्रेन से। तो देखो यहाँ पर मेम्ब्रेन से क्या हो गया है? सेपरेट हो गया है ना। तो इसी लाइन को हम लिख देंगे, जो भी सेपरेट हुआ है मेम्ब्रेन से, लिख देंगे दिस स्ट्रक्चर सेपरेटेड फ्रॉम मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन से क्या हो गया है? सेपरेट हो गया है। तो ये जो मेम्ब्रेन से सेपरेट हुआ, ठीक है? तो इसके जो अंदर फूड है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल। इसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। यानी कि जिसके अंदर फूड प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं हम फूड वैक्यूल, जो मेम्ब्रेन से सेपरेट होके आया। और इसके अंदर क्या है? और इसके अंदर है लाइसोसोम। तो ये क्या हो गया? आपका लाइसोसोम हो गया। और जो लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं, ये जो फूड इसके अंदर जो फूड वैक्यूल्स है, इसको क्या कर देंगे? डाइजेशन कर देंगे। तो देखो अब फिर से समझते हैं। ये है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आए फूड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हुआ? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ चली गई। तो ये पीछे से क्या हुआ? पीछे से रिफंड हो गया, ठीक है? जो फूड जो है, अब यहाँ पे देखो पीछे से क्या हो गया? रिफंड हो गया। जो फूड जो है वो बाहर नहीं जा सकती है, एक गुल्ले के अंदर ही रहेंगे, तो ये बाहर नहीं जा सकती है फूड। तो आपका ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेपरेट हो गया। और ये सेपरेट होके आपके सेल के साइटो साइटोप्लाज्म में आ गया। सेल के ये जो फूड है वो कहाँ आ गया? सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फूड वैक्यूल, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल, जिसके अंदर है फूड। और इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या है? फूड है। और इस फूड के डाइजेशन कौन करेंगे? लाइसोसोम के एंजाइम्स करेंगे, ठीक है?
तो अंदर लेना, अंदर लिया तो अंदर लेना, इसको हम बोलते हैं क्या? अनगल्फिंग, अनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल। तो हमें बताएं फूड वैक्यूल कैसे बना? तो खाने को अंदर लिया, इसे फूड वैक्यूल बना। यानी कि खाने को अंदर लेने की वजह से फूड वैक्यूल बना। और किसने बनाया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने बनाया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने बनाया। और एग्जाम्पल लिख देना है, प्रोटिस्टा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा। तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 7 समाप्त होता है। अगला वीडियो में हम लेक्चर नंबर 8 कवर करूंगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, राधे राधे।